because they failed to grasp the attention of the examiner. The examiner is going to look at your script for hardly 1 or 2 minutes, and in that 1 or 2 minutes, you will have to prove through your outline and your introduction that you're worthy of passing the exam. Now, this might not be completely factually accurate, but what I've just done is given you a demonstration of what a grabber is. A grabber is the way to hook the attention of the audience by starting your argument in a way कि वो attention seek करता है. तो introduction के start में हमेशा grabbers use होते हैं, और आज हम उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि grabbers क्या हैं, वो क्यों important हैं, उनकी मुख्तलिफ टाइप्स क्या हैं, फिर हम वो एक टॉपिक पकड़ के उन मुख्तलिफ टाइप्स को उस पर असेस करेंगे. Now, why are grabbers important? On average, 86% से ज़्यादा लोग CSS fail करते हैं. It is speculated that the examiner spends barely 1 to 2 minutes on an essay because they have to check hundreds and thousands. They spend even less if they have a reason to fail the candidate. The examiners are also unaccountable, hence one has to give no reason to the examiner to fail essays. With so many repetitions and monotonous essays, having a creative introduction gives one a huge competitive edge over others. तो ये जो लेक्चर है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है हमारी डिस्कशन का, क्योंकि अगर इफ यू गेट दिस राइट और अगर आप अपनी स्किल के एतबार से अपना इंट्रोडक्शन इंप्रूव कर पाते हैं और अपने लिए एक अच्छा स्टाइल डिवाइस कर पाते हैं तो आपका पास करने का चांस एक्सपोनेंशियली ज्यादा हो जाएगा. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रैबर्स. सबसे पहले डायरेक्ट स्टार्ट, व्हिच इज नॉट एसेंशियली अ ग्रैबर. इसका मतलब ये है कि आप डायरेक्टली अपना ऐसे स्टार्ट करें. जो भी आपका नुक्ता नजर है उस टॉपिक पे इंटरप्रिटेशन आप डायरेक्ट सीधी आप जो उसमें डायरेक्ट फायरिंग करें. दूसरा तरीका है कोटेशनल बिगिनिंग, व्हिच एज द नेम सजेस्ट मींस दैट यू स्टार्ट विद अ कोटेशन विद अ विजडम कोट. जैसे अब्राहम लिंकन ने कहा था, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू रीड ऑन द इंटरनेट. जैसे ये कोटेशन है, बिल्कुल उसी तरह आप और जो कोटेशंस हैं उनके जरिए अपने ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं. Then you present a startling information. आप कोई ऐसी हैरान कर देने वाली, परेशान कर देने वाली, चौंका देने वाली इंफॉर्मेशन दें. Now that I've realized I shouldn't have said that because a lot of people must be familiar with that joke. But anyways, आप कोई ऐसी शॉक वैल्यू क्रिएट करें, कोई ऐसा फैक्ट पेश करें जिससे थथल्ली मच जाए कि वो ये क्या बात कर दी है, तो उस इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करें. चौथा तरीका है लिटरेचर रिव्यू का. आप समराइज डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को करें जो उस टॉपिक के गिर्द एग्जिस्ट करते हैं. और आखिरी तरीका है एनेक्डोट का, कोई स्टोरी टेलिंग के जरिए आप करें. ये पांचों तरीके बतदरीज ईमान के मुख्तलिफ दर्जों पर हासिल हैं और ये बतदरीज बेहतरी की तरफ जाते हैं. ईमान का सबसे कमजोर दर्जा डायरेक्ट बिगिनिंग का है कि जिसमें आप सबसे कम दर्जे पे होंगे, कि सबसे बुरा तरीका है ये. कोटेशनल बिगिनिंग उससे बेहतर तरीका है. स्टार्टलिंग इंफॉर्मेशन उससे भी ज्यादा बेहतर तरीका है. लिटरेचर रिव्यू उससे बेहतर, और स्टोरी टेलिंग सबसे बेहतर तरीका है. ऑब्वियसली इट वेरीज अकॉर्डिंग टू एसेज एज वेल. कुछ ऐसे में सम थिंग्स वर्क बेटर फॉर अदर्स, बट जनरली एक रूल है. टॉपिक हम दोबारा से वही लेंगे, इफ गोल्ड रस्ट्स व्हाट शैल द आयरन डू, और इस पे हम सब तरीकों से ग्रैबर्स डिवाइस करके देखेंगे. डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे तो किस तरह का देख सकते हैं. आपने डायरेक्ट ही शुरू कर दिया. द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ अ नेशन डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ इट्स लीडरशिप. दिस लीडरशिप जनरली कम्स फ्रॉम द एलीट फैक्शंस ऑफ द सोसाइटी who tend to dominate key positions and institutions in the society. Hence, failure of the elites bring about failure of society as well. फिर उसके बाद आप ट्रांजिशन लिखेंगे, उसके बाद आप समरी लिखेंगे और फिर थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे. ये भी हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, मगर अभी हम सिर्फ ग्रैबर्स की बात करें तो ये एक डायरेक्ट आपने स्टार्ट इस चीज को कर दिया. कोटेशनल बिगिनिंग, आपने कोई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी के बंदे को कोट किया. Societies collapse when there is a conflict between the short-term interests of those in power and the long-term interests of those as well, of the society as a whole. Jared Diamond collapse how societies choose to fail or succeed. तो Jared Diamond ने अपनी किताब के अंदर ये कोटेशन लिखी. और आगे से फिर इस कोटेशन को आपने रिलेट करना है टॉपिक से और फिर टॉपिक की तरफ जाना है. Jared Diamond has aptly described the single biggest cause of the fall of human civilization throughout the history of mankind. It explains how the elite factions of the society set the course of society's downfall with their personal moral degeneration, incompetence and corruption. फिर आगे ट्रांजिशन, समरी और थीसिस स्टेटमेंट जो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे.
अब कोटेशन लिखने के दो तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि आप कोटेशन सेपरेट करके लिखते हैं और उसे आप मर्ज नहीं करते पैराग्राफ में। ये तरीका वैलिड है, लेकिन बहुत से लोग इसको प्रेफर नहीं करते और यूज नहीं करते। मेरे नजदीक इसको यूज किया जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। कोई मेरा इतना स्ट्रांग ओपिनियन नहीं है, बट जनरली लोग इस तरह प्रेफर नहीं करते। अमूमी तौर पर लोग ये कोशिश करते हैं कि कोटेशन मर्ज्ड हो। तो इसलिए आपका ये अपना व्यू पॉइंट है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो मैंने इसको आपको दूसरे तरीके से भी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दिया कि मर्ज करके करें तो किस तरह का दिखेगा। उसमें अगर आपने मर्ज किया तो फिर कोटेशन को हाईलाइट कर ले मेरी तरफ से, मुझे ये बेहतर लगता है तरीका, क्योंकि ताकि पता चले कि आपने कोटेशन यूज किया। कुछ लोग हाईलाइट भी नहीं करते, वो भी ठीक है तरीका, लोग उससे भी पास करते हैं। सो यू हैव टू सी व्हाट वर्क्स फॉर यू। Societies collapse when there is a conflict between short-term interests of those in power and the long-term interests of the society as a whole. Jared Diamond has aptly described the single biggest of cause of family throughout the history of mankind. इधर आप मेरे से गलती ये हुई कि इधर आप यहाँ पर एक और भी ऐड कर सकते हैं, in his book Collapse, ठीक है, आगे नाम लिखते हैं आप पूरा बुक का, तो आप इस तरीके से यहाँ पे रेफरेंस साइट कर सकते हैं। तो ये कोटेशनल बिगिनिंग। तीसरा तरीका है स्टार्टलिंग इन्फॉर्मेशन, जो मैंने आपको बताया था, चौंका देने वाली, हैरान कर देने वाली, परेशान कर देने वाली जो आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। अब इसके भी दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि कोई आप शॉकिंग फैक्ट कोट करें, कोई आप ऐसा फैक्ट पेश करें जो शॉकिंग हो या लेसर नोन हो, जो कितना अमूमी तौर पे जाना जाने वाला ना हो, या आप कोई आयरनी पॉइंट आउट करें कि सोसाइटी में कोई क्या आयरनी है, ठीक है, तो उस आयरनी के जरिए आप साबित करें। तो हम फैक्ट की एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले इसी टॉपिक पे, वन गोल्ड रश व्हाट शैल द आयरन डू पे। सो इट गोज लाइक दिस, when the British arrived on the shores of subcontinent, its contribution to the global economy was around 23%. Hence, at a time when there were enormous European empires such as British, Dutch and the Portuguese, India still managed to be one of the richest regions in the world. Yet, the British were able to occupy the land of silk and spices, that is India, not due to their superior weapons or wealth, but by pitting the squabbling elites in the region against each other. तो मैंने एक तो शॉकिंग एक फैक्ट कोट कर लिया कि 23% ग्लोबल जीडीपी सिर्फ इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा था ब्रिटिश के आने से पहले। अटेंशन ग्रैब कर ली कि इतनी बड़ी बड़ी एम्पायर्स यूरोप की एग्जिस्ट करती थी, फिर भी इंडिया वाज वन ऑफ द रिचेस्ट रीजन्स इन द वर्ल्ड। और फिर मैंने उसे लिंक कर दिया इस फैक्ट को टॉपिक के साथ कि स्क्वाबलिंग एलीट्स को एक दूसरे के साथ लड़ा के, तो एलीट्स की बेसिकली फेलियर की वजह से, और फिर हम ट्रांजिशन आएगी, समरी आएगी थीसिस स्टेटमेंट। एक फैक्ट आपको इस तरीके से कोट किया। इसी तरह लेट्स से अगर एक टॉपिक है स्टेट ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, एक इशू बेस्ड ऐसे, तो इसमें अगर आप स्टार्ट करते हैं एक शॉकिंग फैक्ट के साथ, देयर आर 22 मिलियन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय अली फलान। दिस इज इक्विवेलेंट टू द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका और ट्वाइस द पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम। दिस रिफ्लेक्ट्स द डिसमल स्टेट ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान। ये आगे उसके साथ कनेक्ट हो गया, लेकिन ये शॉकिंग फैक्ट के 22 मिलियन है, और ये 22 मिलियन इक्विवेलेंट है श्रीलंका की टोटल पॉपुलेशन से, यानी जितने बच्चे हमारे स्कूलों से बाहर हैं उतनी टोटल आबादी है श्रीलंका की, और बेल्जियम की आबादी के दुगना सिर्फ बच्चे हमारे स्कूलों से बाहर हैं। तो एक शॉक वैल्यू उसके ऊपर क्रिएट हो गई। इसी तरह स्टार्टलिंग इंफॉर्मेशन अगर आयरनी पॉइंट आउट करें, ठीक है, तजाद आप मुआशरे का पॉइंट आउट करें, तो द वेल्दीएस्ट 1% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ओन्स मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स वेल्थ अकॉर्डिंग टू अ क्रेडिट स्विस रिपोर्ट। Similarly, if the tech giant Apple were a company, it would have been the 16th largest national economy in the world. Likewise, Amazon's share equals that of Turkey's entire GDP. Such glaring inequalities within the economic system expose the dark reality of the globalization. ये टॉपिक ग्लोबलाइजेशन अ ब्लेसिंग और अ कर्स के ऊपर। तो अगर ग्लोबलाइजेशन के ऊपर आप इस तरीके से लिख रहे हैं कि अगर आपका नुक्ता नजर ये कि इट्स अ कर्स, इट्स नॉट अ ब्लेसिंग, तो फिर आप इस तरीके से स्टार्ट भी कर सकते हैं। ये आयरनी को पॉइंट आउट कर रहा है सोसाइटी की एक, और आपके टॉपिक को स्ट्रेंथन कर रहा है। आप इस तरह स्टार्ट कर सकते हैं कि कैसे जो आपके बड़े बड़े जाइंट्स हैं, वो मुल्क की इंटायर जीडीपी से ज्यादा, जो आपकी कंपनीज हैं कुछ बड़ी, वो बड़े बड़े ममालिक की जीडीपी से ज्यादा उनके रेवेन्यूज हैं। तो इनइक्वालिटी उसकी वजह से आप बता रहे हो कितनी ज्यादा सोसाइटी में, तो आप ग्लोबलाइजेशन को फिर उस तरफ ले जाओगे। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ वापस, और उसमें हम चौथा बेहतर तरीका लिटरेचर रिव्यू। इसमें भी फिर आगे से दो तरीके। सबसे पहले एक तरीका है कॉन्ट्रास्ट एनालिसिस। कॉन्ट्रास्ट एनालिसिस में जो आपका व्यू पॉइंट है, उसका जो अपोजिंग व्यू पॉइंट है, आप उससे स्टार्ट करते हो और फिर उसको रिफ्यूट करते करते अपने टॉपिक की तरफ आते हो। यू एक्सप्लेन व्हाट द ओपिनियन
opposite opinion is, and you refute it, and by refuting the opposite view you get to your point. और दूसरा तरीका है समरी इन्फॉर्मेशन का, जो लिटरेचर रिव्यू में जनरली होता है, वो ये कि आप तमाम जो नुक्ता नजर पाए जाते हैं उस इशू के गिर्द, आप उन सबको सिंथेसाइज करके प्रेजेंट करते हो. अब जो रिसर्च पेपर्स में लिटरेचर रिव्यू होता है उसमें तो रेफरेंसेस भी यूज होते हैं, उसके अंदर तो बहुत ज्यादा डिफरेंट बड़ी डेप्थ में जाके आप चीज करते हो. मैंने ये सिर्फ उसकी टर्मिनोलॉजी उठाई है क्योंकि इसकी एसेंस वही है. सो इस लिटरेचर रिव्यू से मुराद एग्जैक्टली वही एकेडमिक लिटरेचर रिव्यू नहीं है जो रिसर्च पेपर्स में किया जाता है, बट दिस रैशनल इज द सेम. अब इसमें हम इसकी मिसाल लेके देखते हैं कॉन्ट्रास्ट एनालिसिस की. कॉन्ट्रास्ट एनालिसिस में आप सिर्फ ऑपोजिट व्यू बताते हो. इट इज, तो ऑपोजिट व्यू से शुरू करते हैं. इट इज जनरली परसीव्ड दैट द फेलियर ऑफ अ सिविलाइजेशन इज द रिजल्ट ऑफ द फेलियर ऑफ द सोसाइटी एज अ होल. यानी कि जो आपका व्यू है वो ये है कि एलीट्स के फेलियर से सोसाइटी फेल करती है. इसका कंट्रास्ट ये हो सकता है कि एलीट्स नहीं, जब सोसाइटी के आम बंदा फेल करता है, कॉमन लोग फेल करते हैं, तब सोसाइटी फेल करती है. तो आप पहले वो दूसरा बता रहे हो व्यू. It is generally perceived that the failure of a civilization is a result of the failure of the society as a whole. The proponents of this view argue that society's downfall is intimately connected with the values, attitudes and the acts of the common citizens. कि इस व्यू के जो proponents हैं वो ये argue करते हैं कि common citizens की वजह से होते हैं. Such a view inadvertently exonerates the peculiar role the elite plays in making or breaking a nation. अब आप उस पर रिफ्यूट करने की तरफ चले गए कि ऐसा व्यू जो है वो एलिट्स के रोल को exonerate करता है, एलिट्स को माफ कर देता है कि जो वो रोल प्ले करते हैं. इन रियलिटी, अब आप अपने व्यू पे आ रहे हो, इट इज नॉट सो मच द फीलिंग ऑफ अ कॉमन मैन बट द डीजेनरेशन ऑफ द पावर एलीट दैट कॉजेज द सोसाइटीज टू फॉल्टर. और फिर आप आगे अपनी दूसरी चीज, ट्रांजिशन, समरी और थीसिस स्टेटमेंट. अगर समरी इंफॉर्मेशन की शक्ल में आप दे रहे हो, आप सारे व्यूज को, जनरली आइडियाज के उसके ऊपर जो एग्जिस्ट करते हैं, जो लिटरेचर पाया जाता है इसके ऊपर, जो इसके ऊपर काम हुआ है, उसको आप सिंथेसाइज करते हैं समरी इंफॉर्मेशन की शक्ल में. ये स्टार्ट कैसा होगा इसके अंदर? फॉर मिलेनियम्स, हजारों सालों से, हिस्टोरियंस, फिलोसोफर्स, पॉलिटिकल थियरिस्ट्स एंड इकोनॉमिस्ट्स हैव स्टडीड द राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट सिविलाइजेशंस. In their attempt to unravel this near universal phenomenon, they have given numerous explanations. कि उन्होंने मुख्तलिफ explanations दिए हैं rise and fall of civilizations को explain करने की. Ibn Khaldun, for instance, considers it to be the failure of collective values and aspirations. Karl Marx blames it squarely on the capitalist economic systems. Theologians often attribute it to the moral degeneration of the society, while the economists deem it to be the product of poor resource management. तो ये डिफरेंट व्यूज एग्जिस्ट करते हैं. अच्छा, जरूरी नहीं कि अगर आपको रेफरेंसेस, नाम लोगों के पता, उनके आइडियाज हो, तो ही आप समरी इंफॉर्मेशन और लिटरेचर रिव्यू स्टार्ट कर सकते हैं. आप जनरली आइडियाज एक्सप्लेन करके भी कर सकते हैं. अगर आपको नहीं पता था इब्ने खुल्दून का, आप सिर्फ आइडिया लिख देते. समथिंग दैट सम पीपल कंसिडर इट टू बी द फेलियर ऑफ कलेक्टिव वैल्यूज एंड एस्पिरेशंस, अदर्स ब्लेम इट स्क्वेयरली ऑन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम. ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं. बट इफ यू नो द इंडिविजुअल्स, तो फिर ऑब्वियसली उसकी persuasive value ज़्यादा हो जाती है, because you bring an authority to the claim. Then you link it with the topic. The common thread amongst all these claims is, however, the significant role played by the elites in shaping all these variables. कि ये सारी चीजें जो हमने भी बताई हैं, ये elites के रोल के साथ लिंक है. फिर आगे से आप फिर इसे अपने टॉपिक से जोड़ देंगे. आखिरी तरीका, जो सबसे बेहतरीन तरीका है, वो एनेक्डोट और स्टोरी का. और उस स्टोरी को बयान करने के भी आगे तीन तरीके हैं. एक तो वो किसी इंडिविजुअल की स्टोरी हो सकती है, किसी शख्स की स्टोरी हो सकती है, किसी एक बंदे की स्टोरी हो सकती है, उससे स्टार्ट कर सकते हो. वो किसी वाकये की स्टोरी हो सकती है, आप किसी हिस्टोरिकल या किसी कंटेम्पररी इवेंट का खाका आप खींचते हैं. ठीक है, तो ये हो सकता है किसी इवेंट की स्टोरी हो सकती है. और या वो प्योर रेट्रिक भी हो सकता है. प्योर रेट्रिक के अंदर ये होगा कि ना तो वो किसी एक रियल वर्ल्ड बंदे की बात हो रही है, ना किसी रियल बंदे की, ना किसी रियल इवेंट की. वो एक फिक्शनल इमेजरी आप क्रिएट कर सकते हो कि हवाएं चल रही थी, पत्ते चहचहा रहे थे, परिंदे जो है वो उड़ रहे थे, समुद्र की लहरें तेज भाग रही थी. इस तरह की चीजें जो वो लिटरेरी फिक्शन, लिटरेरी वर्ड प्ले, आप अल्फाज के साथ खेल कर एक जो पूरा सिनारियो बांधते हो, उससे मैं मुराद ले रहा हूँ प्योर रेट्रिक. तो मैंने ये कैटेगराइजेशन की है और ये इनको मुख्तलिफ नाम इस तरीके से दिए. हम इवेंट की स्टोरी पे इस पे फोकस करेंगे. स्टोरी मैंने यूज किया ऑटोमन एम्पायर के राइज की और रोमन एम्पायर के फॉल की, और उसे लिंक किया अपने टॉपिक के साथ. In 1453, the Ottoman armies lay siege to the magnificent city of Constantinople.
It was led by the righteous ruler Sultan Mehmed II. Constantinople was the seat of the Roman Byzantine Empire. The ferocious Roman Empire, which started as a tiny tribal settlement of the Latins by the river Tiber, had lasted for nearly 1500 years. Over the course of centuries, it had established itself as the mightiest global power the world had ever seen. By then, there were 22 unsuccessful expeditions by different armies trying to conquer the city. This was now about to change. While the Ottoman elite was deeply committed to their duty, the Romans had seemingly lost sight of it. Roman theologians furiously debated that how many angels can dance on the head of a pin while the Turks besieged the city. The failure of Roman elite to cater to the wider interest of the society rather than engaging in meaningless squabbles caused the longest reigning empire in the world to fall. तो स्टोरी सुनाई है एक इवेंट की, एक कॉन्स्टेंटिनोपल के फॉल की, और वो स्टोरी सुनाते हुए साबित किया है कि एलिट्स का क्यों उसमें इंपॉर्टेंट था. ऑब्वियसली आपने ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना होता, ये भी थोड़ी सी लंबी है, इससे भी थोड़ी श्रिंक हो जाए, 2-3 लाइन कम हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा. फिर उसके बाद ट्रांजिशन, समरी और फिर थीसिस स्टेटमेंट. तो क्या आप देख रहे हैं कि स्टोरी आपको मैंने जिस जो ऑर्डर बताया था उसके अंदर आपको खुद नजर आ रहा होगा कि इम्पोर्टेंस या जो चार्म है इंट्रोडक्शन का वो बढ़ता जा रहा है. ठीक है, नशा बढ़ता है, जो शराबों में शराबें मिले तो हम वो जैसे जैसे मजीद बेहतर करते जा रहे हैं तो वो ज्यादा बेहतर होता जा रहा है. तो आपको स्टोरी की अटेंशन, अगर आपको ये स्टोरी सुनाई जाए तो आपकी अटेंशन ज्यादा ली गई है रादर देन पिछले तरीकों से. तो ऑब्वियसली इट्स अ बेटर वे. But now here is the catch which I want you to consider. You need to consider these things in mind. You should know your strength. ठीक है, आपको पता होना चाहिए आप किस लेवल पे हैं. आप ऑर्डिनरी लेवल पे, आप सुपर साइयन लेवल पे हैं, आप सुपर साइयन 2 लेवल पे हैं, या आप अल्ट्रा इंस्टिंक्ट लेवल पे हैं. So now, since my audience is not necessarily all Dragon Ball Z fans, what this means is कि आपने अपनी स्ट्रेंथ को देखना है. ठीक है, आपका नॉलेज कितना है. आपका नॉलेज अगर है ही नहीं, आपको पता है आपसे स्टोरी क्रिएट ही नहीं हो सकती, तो आप ना करें. आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कितनी है, ये जितना आपको मैं अच्छा मेथड बताता जा रहा हूं उसमें फिर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी उतनी ज्यादा चाहिए. अगर आपकी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी नहीं है और आप स्टोरी लिखते हैं तो आप अपने आप को एक्सपोज कर देंगे, क्योंकि स्टोरी लिखते हुए ग्रामर वगैरह का ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, उसमें रेट्रिक का ज्यादा ख्याल रखना होता है. तो अगर आपसे लैंग्वेज हैंडल नहीं हो सकती स्टोरी की तो आप यू विल मेस इट अप. सो आपने ये देखना है, खुद असेस करना है लिख के कि क्या मैं स्टोरी लिख सकता हूँ. अगर आपने शुरू में कुछ स्टोरीज लिखी हैं और ऑब्वियसली यू नॉट गोइंग टू गेट इट राइट फॉर द फर्स्ट टाइम, आपने 5, 6, 7 एसेज लिखे, उनके अंदर मुख्तलिफ चीजों का तजर्बा किया, डिफरेंट इंट्रोडक्शंस हाली लिख के आपने देखे टॉपिक्स पे, तो आप उस पर देखेंगे आप के लिए अगर स्टोरी सूटेड नहीं है, आपकी उस पर कमांड नहीं बढ़ी तो छोड़ दें, बिकॉज आप ज्यादा खराब कर देंगे अगर आपकी उस पर कमांड नहीं, और अपनी थिंकिंग एबिलिटीज के हिसाब से. तो इन चीजों के हिसाब से आप चूज करें और फिर उस हिसाब से प्रैक्टिस करें. और आप जरूरी नहीं कि एक ही मेथड पे प्रैक्टिस करें. अगर आपको लगता है डिफरेंट एसेज के अंदर आप डिफरेंट मिक्स एंड मैच करके ट्राई करें और फाइंड योर सूटेड स्टाइल. दूसरी चीज ये कि ये एक यूनिवर्सल चीज नहीं है कि स्टोरी इज ऑलवेज गोइंग टू बी बेटर. सम ग्रैबर्स आर बेटर सूटेड विद सर्टेन टॉपिक्स. कुछ के साथ समरी इंफॉर्मेशन ज्यादा बेहतर रहेगी, कुछ के अंदर स्टार्टलिंग इंफॉर्मेशन ज्यादा रहेगी. ज्यादातर के अंदर मेरे ख्याल से स्टोरी बेहतर रहती है, बिकॉज ये क्रिएटिव तरीका है. मगर कभी कभी ऐसा होगा, और मैं आपको जो वो करवाऊंगा ऐसे इशू बेस्ड ऐसे करवाऊंगा ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, उसमें मैं आपको दोनों तरीके दिखाऊंगा और दोनों बहुत अच्छे लगेंगे आपको, स्टार्टलिंग इंफॉर्मेशन वाला भी और स्टोरी वाला भी. सो यू हैव टू चूज अकॉर्डिंग टू द टॉपिक. You also have to choose according to your writing style, your language proficiency, your knowledge, and how you can communicate better. So in today's lecture, we discussed why grabbers are important. उनकी क्या types हैं, वो हमने देखा कि 5 तरह की types हैं, और उनके अंदर उनके सब types कौन सी हैं, किस तरीके से हम कर सकते हैं. हमने इनकी examples देखी हर एक की, and what you should consider in mind. The theme for today is Roman emperors, और इसके अंदर कुछ आपको to have some ideas about these. The assassination of Julius Caesar. Caesar was a very popular, very famous man in history. As his figure looms tall in the historical figures. और Julius Caesar के बाद जिसने Roman emperor, first Roman emperor बना था, that was Augustus. So Augustus,
की के ऊपर ये दोनों टेड की वीडियोस हैं. दिस इज फ्रॉम द नेटफ्लिक्स शो रोमन एम्पायर, और रोमन एम्पायर का जो सीजन 2 है वो जूलियस सीजर पे बेस है. द फर्स्ट सीजन इज ऑन मार्कस ऑरेलियस, सेकंड इज ऑन जूलियस सीजर, एंड थर्ड इज ऑन I think Caligula. Yeah, but season 2 is on Julius Caesar and it has, I think, 3 episodes. It's a very good show. I would strongly recommend you guys watch it because these examples can come in handy in different argumentative essays later on. So I hope this lecture was helpful to you guys. I'll see you guys next time. और हम next lecture में पूरा इंट्रोडक्शन लिखेंगे. हम ग्रैबर्स अभी तक किए हैं, हम उसके बाद जो बाकी पार्ट्स हैं इंट्रोडक्शन के हम वो कंप्लीट करेंगे 5 स्टाइल्स के अंदर. So thank you so much. I'll see you guys next time.